बीजेपी ने कहीं कहीं आपके महागठबंधन का बिल्कुल सफाया कर दिया। फॉर एग्जांपल आप तो ले लीजिए कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल साफ कर दिया, उत्तराखंड में बिल्कुल साफ कर दिया, एमपी में बिल्कुल साफ कर दिया। तो इसकी खास क्या वजह रही? यहाँ महागठबंधन क्या पहुँच नहीं पाया, यहाँ अपनी बात वहाँ की जनता तक पहुँचा नहीं पाया, क्या वजह रही? ये बताइए कि बीजेपी जिस स्तर से अपना काम कर रही थी और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके वोट बैंक अपना बना रही थी, वहां पर क्या चूक हुई इनसे कि एकदम जो है लोकतंत्र ने नकार दिया। लगभग यूं समझिए कि 70% लोगों ने मोदी को नकार दिया है। क्या वजह? नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का निर्णय आ चुका है, संपन्न हो चुके हैं और भाजपा 293 सीट लाकर के अपनी केंद्र में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन जो मामला इस वक्त देखने को मिला 2014 की बात, 2014 में बीजेपी की क्या रणनीति रही और उसके बाद में उसने 2 बार सरकार बनाई और 2 बार सरकार बनाने के बाद अब जो लोकतंत्र ने पलटा मारा वो आलम ये हुआ कि बीजेपी जहां फुल बहुमत से अपनी सरकार बना रही थी, वहां अब वो अपनी सरकार तक अपने बहुमत से नहीं बना रही है और उसे दूसरों के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि अब उनकी नैया डगमगाती सी नजर आ रही है और यदि वो सरकार बना भी लेते हैं तो नाव जो है वो पल्ले खाती ही रहेगी, डगमगाती ही रहेगी। आज हमारे पास में इस चुनाव चर्चा में मैं शुरुआत करूं, हमारे बसंत हरियाणा जी यहाँ तशरीफ फरमा है, विराजमान हैं। इनके आंकड़े हूबहू एकदम सटीक बैठे हैं। पिछली बार हमने जब चर्चा की थी तो आपने जो आंकड़े बताए थे उन आंकड़ों के हिसाब से मामला बिल्कुल सही बैठा। आपने अंदाज लगाया था कि बीजेपी को मुश्किल से अपने स्तर पे 200 के आसपास, ये 241, 240, 230 ऐसी सीटें ला पाएगी, तो वही हुआ। हालांकि उनकी पूरी एनडीए सरकार 293 सीट लाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा अच्छा अपना हौसला दिखाया, अपने महागठबंधन को लेकर के एक ऐसा चमत्कार किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। बहरहाल आज हम इसमें चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में कि सबसे जो दमदार बात रही वो रही समाजवादी पार्टी की। आज हमारे पास में यूं समझिए कि पूरे ही समाजवादी हैं ये, लेकिन हमारे जो बसंत हरियाणा जी हैं ये विश्लेषक भी हैं और विश्लेषण बड़ा अच्छा करते हैं। तो बसंत जी पकड़िए इसको और हमें ये बताइए कि बीजेपी जिस स्तर से अपना काम कर रही थी और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके वोट बैंक अपना बना रही थी, वहां पर क्या चूक हुई इनसे कि एकदम जो है लोकतंत्र ने नकार दिया। लगभग यूं समझिए कि 70% लोगों ने मोदी को नकार दिया है। क्या वजह रही कि बीजेपी ने जो है इस तरीके से करवट बदल की जनता ने? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है हमारे देश में जी, हो सकता होगा राजस्थान में किसी और तरीके से है, देश के अन्य राज्यों में किसी और तरीके से, लेकिन वो कहावत है कि काट की हांडी बार बार बिछड़। तो काट की हांडी, तो ये जो इस तरीके से इन्होंने जो ध्रुवीकरण का खेल किया, ये बेशक हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का काम करते हैं। हमसे हमारा आशय ये है कि जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं, समाजवादी, वामपंथी, प्रगतिशील धारा, उन लोगों पर ये इस बात का आक्षेप लगाने का काम करते हैं कि हम लोग तुष्टीकरण का काम करते हैं और मुसलमानों की पैरवी करते हैं और हम इस देश में मतलब पता नहीं क्या क्या तोहमत लगाने का हम लोगों पर काम करते हैं। जी जी। लेकिन उलट बात इसके ये है कि तमाम काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसका अनुष्ठान संगठन जो आरएसएस से जुड़े वो लोग करते हैं और वो लोग देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम करने का काम करते हैं।
देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम करते हैं, ये तमाम काम वो तमाम काम ये लोग करने का काम करते हैं। तो इन्होंने इस बार भी 2014 में इन्होंने ये काम किया, 2019 में ये काम किया और 2019 में बड़े पैमाने पे किया, और भी ऐसे बहुत काम किया, उनका नाम लेना मुझे उचित नहीं पड़ता है कि ये काम उन्होंने किया। लेकिन हमारा मानना और देश की जनता का भी सबका ये मानना है कि ये चीजें बार बार नहीं चलती, क्योंकि ये क्षणिक आवेश होता, भावनाओं में जरूर बह जाता है देश का नागरिक, लेकिन जब तक बुनियादी जरूरत है, इंसान की जो बुनियादी जरूरत है, देश के नागरिकों की बुनियादी जरूरत की है, वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता को रोज दो चार होना पड़ता है और उसको दिन पे दिन इन चीजों का रोज सामना करने का काम करना पड़ता है। अग्निवीर योजना जो लेके आए उससे देश के युवाओं में आक्रोश था। किसान बिल लेके आए, ये बेशक ये कहते थे कि किसानों की उन्नति के लिए लेकर आए, लेकिन ये किसानों की उन्नति के लिए तो नहीं लाए थे, ये तो अपने जो मित्र हैं, अडानी अंबानी जैसे मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के जो बिल लाए थे और किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए थे। उन बिलों से ना सिर्फ किसान बर्बाद होता, वरना देश का आम नागरिक भी उनसे बर्बाद होता, उसके प्रति आक्रोश था। ब्रजभूषण सिंह जो महिला पहलवानों का इन्होंने जो हट धर्मिता कर रखी थी, आप देखिए इन्होंने जो हट धर्मिता करने का काम कर रखा था कि चोरी और सीना चोरी, तो ये इन्होंने कभी कभी अपना जस्टिफाई करने का काम किया, अपने लोगों को गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। तो इन्होंने पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इन्होंने जहर फैलाने का काम किया। इनके पास एक ही मकसद था कि कैसे न कैसे कहीं पर क्षेत्रवाद की खाई बढ़ाई जाए, कहीं सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जाए, कहीं कुछ और किया जाए जिससे लोगों में जहर फैले, उनमें अविश्वास फैले। लेकिन अब की बार देश की आम जनता को ये समझ में आया और सबसे बड़ी बात विपक्ष को भी ये समझ में आया कि इनके साथ लड़ाई बुनियादी मुद्दों को लेकर लड़ी जा सकती है, एकजुट होकर लड़ी जा सकती है। और दूसरी बात, देश की जनता का मिजाज ये है कि वो बहुत ज्यादा तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अतीत में भी देश की जनता ने तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया था और अब भी ये बता दिया कि वो तानाशाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र का परिणाम हमारे सामने, जिस तरीके से इन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया, वहां पर परिवारों को तोड़ने का काम किया, उसका मैसेज जनता में गलत गया और जनता ने उसको दिल पे लिया और उनको सबक सिखाने का काम किया। इसलिए ये सबक, ये मैं कहता हूँ, ये हार भारतीय जनता पार्टी उसके अनुषंग संगठनों की हार तो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी हार मोदी की है, नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उन्होंने चुनाव को सिर्फ ये कहा, अपने तक सीमित कर लिया था। वो भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लेते थे, प्रचार में भी नरेंद्र मोदी सिर्फ नजर आते थे, उनके कोई और नेता नजर नहीं आते थे। बैनरों पोस्टरों में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो ये देश की जनता ने मोदी की गारंटी को नकारने का काम किया। वो जानते थे कि मोदी, पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे झूठ बोलने वाले नेताओं की रायशुमारी की जाए तो पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी आएंगे। इसलिए देश की जनता ने उनके गारंटी पर विश्वास नहीं किया और देश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। ये परिणाम और भी बेहतर हो सकते थे, लेकिन हम जानते पुख्ता मतलब कह नहीं सकते, लेकिन सब जानते हैं देश की मशीनरी क्या है, नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से परिणाम है, बहुत अंतर से लोगों को हराने का काम हुआ है। बहरहाल जो भी परिणाम आए जनता के हित में है। अब ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो इस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर संघर्ष निरंतर जारी रखे और ऐसी कोई नीति अगर ये सरकार लाती है जो आम जनता की विरोधी है, उसका डटकर मुकाबला करने का काम है। विनोद साहब, विनोद जी, आपकी पार्टी तो इस वक्त देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। आप इस मामले में क्या कहेंगे कि जो अब सरकार बनने जा रही है और फुल बहुमत बीजेपी के पास है भी नहीं, बीजेपी के पास में, क्या आप लोग मिलकर के सरकार बना सकते हैं? देखिए अर्षद भाई, ऐसा पहली बात तो ये है कि जो चुनाव परिणाम आए हैं, देश की जनता ने जो चुनाव का परिणाम दिया है, वो ऐसा परिणाम निकला है कि उसमें बीजेपी को हताशा मिली है और विपक्ष को उत्साह मिला है। और जो हमें जो मैंडेट मिल दिया है जनता ने, अभी
ये दिया है कि आप विपक्ष में बैठे। जी। तो विपक्ष में बैठने का काम अभी पूरा इंडिया गठबंधन करेगा। हाँ। इंडिया गठबंधन अभी विपक्ष में ही बैठेगा। ये कल जो मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें तय भी किया है कि हमें सरकार अभी नहीं बनानी है। अच्छा, ये उसमें तय हो गया। वैसे जिस तरीके से ये अपने जोड़ तोड़ करके, जैसे पलटू चाचा को अपने साथ में मिला लिया है, उधर नायडू साहब को मिला लिया है 12 और 16 सीटें लेकर के, क्योंकि अभी इनके पास 53 सीटें कम थी, तो ये 53 सीटें लेकर के सरकार बीजेपी बना रही है। तो इस तरीके से यानी कि 233 तो महागठबंधन के पास में है। अगर नीतीश साहब को और उनको नायडू साहब को कांग्रेस अपने महागठबंधन में मिलाती तो क्या सरकार नहीं बन सकती थी? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का कोई भी कदम अपनी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। अच्छा। अगर सरकार ये बनती है, नहीं चलती है, तो उसके बाद में जैसी परिस्थितियां होगी, परिस्थिति के अनुसार ये चीजें होती है कि भाई जल्दी गिर जाती है, ये बनती नहीं, बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुसार इंडिया गठबंधन इसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन आज अपनी तरफ से किसी को तोड़ने का काम नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। नायडू जी अपनी मर्जी से अगर आते हैं तो ठीक है। नीतीश जी आज अगर अपनी मर्जी से कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, क्योंकि इंडिया का गठन करने का काम जो उन्होंने किया था, वैचारिक रूप से वो इंडिया गठबंधन के नजदीक है। अगर ऐसा होता है वो आते हैं तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन का प्रयास नहीं होगा कि किसी को तोड़ के या इधर ला के सरकार बनाने का काम करे। मैं अभी आप हमारे साथी बसंत जी कह रहे थे कि मशीनरी का, वास्तव में मशीनरी का अभी भी इतना दुरुपयोग हुआ है कि आप ये मान लो कि इनके ये परिस्थितियां थी कि 150 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही थी। लेकिन आप जानते हो एस.वाई. ट्रेसी भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने ये कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने दिन के बाद में ये जो वोट परसेंटेज है ये 6% 8%, महाराष्ट्र में जैसे 6% बढ़ा था। उन्होंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा 11 दिन के बाद में कैसे बता गए, जबकि हमारे पास में रात को 12 बजे तक सारे आंकड़े आ जाते हैं। तो ये जो बढ़ाने का काम इन्होंने किया और जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग किया, निश्चित रूप से अगर विपक्ष मजबूती से नहीं होता तो इससे भी बुरे परिणाम ये आते। बीजेपी उसमें अपना जो तानाशाही का रवैया थी उसको ये और ज्यादा करती, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मजबूती से इसका विरोध किया, चुनाव आयुक्त को घेरा, सरकार को घेरा, और उसमें कुछ साथ मीडिया ने भी दिया है। मीडिया पूरी तरह से मोदी मीडिया बना हुआ था, मोदी मीडिया, लेकिन कुछ इस तरह का जब बिल्कुल एकदम चला तो कुछ ऐसे पत्रकार थे जो लोकतंत्र के हितैषी थे, उन्होंने इसमें सहयोग भी किया, जिसकी वजह से ये मुद्दा भी बना देश भर में, और ये मुद्दा बनने से कुछ नियंत्रण हुआ चुनाव आयोग पे, और उसका ये रहा कि हर दूसरे तीसरे दिन हर फेज में आपकी पार्टी ने इस वक्त बहुत अच्छा वहां अपना वर्चस्व रखा, लोगों के समक्ष गए, तो किन मुद्दों को लेकर के गए? जैसे कि बीजेपी जहां जाती थी, कई मैंने ऐसे बयान उनके सुने कि वो राम मंदिर 370, यानी कि ये ज्यादातर उनके मुद्दे रहे भाषणों में। सरकार, अगर मोदी जी भाषण दे रहे हैं या सतीश जी भाषण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि साहब राम मंदिर बना कि नहीं बना। तो आपकी पार्टी जो थी वो किन मुद्दों को लेकर के सरकार जनता के समक्ष पहुंची, जिससे जनता जो है प्रभावित हुई और आपकी पार्टी को वोट दिया? देखिए, आपने देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने जब ये चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव डिक्लेयर हुए थे, उससे पहले पीडीए का एक फॉर्मूला दिया था यूपी में कि इंडिया गठबंधन में हम रहेंगे तो पीडीए के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और पीडीए का जो मुद्दा उन्होंने बनाया उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी, अगड़े सारे उन्होंने जोड़ा। लेकिन उसका एक इसके साथ साथ उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और जो एक गरीब तबका होता है उसके मुद्दे उठाने का भी काम किया। और सामाजिक रूप से समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों में, साल भर में लगभग कार्यकर्ता सम्मेलन हर जगह किए थे। उससे पूरी टीम को एक मैसेज दे दिया था कि आपको इस तरह के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जहां बीजेपी जैसी पार्टी और उनका जो संगठन मजबूत था, और उसके विरोध में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको भी कार्यकर्ताओं के
रूप में ही आपको आगे बढ़ के जनता के बीच में जाके अपनी बात रखनी होगी। जी जी और जैसा पीडीए का फॉर्मूला दिया, उससे एक जनता के बीच में मैसेज गया जी और उसका समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को लाभ मिला। जी दूसरा, कांग्रेस के साथ में जैसे ही गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के गठबंधन के साथ में भी एक दोनों मिलके राहुल जी ने और माननीय अखिलेश जी ने जब ये मीटिंगें रखी, उसका भी एक बड़ा लाभ हुआ है यूपी के अंदर। और उसका इकट्ठा जो मैसेज गया है वो ये लगा कि वर्कर, नेताओं की बात नहीं है, अब वर्कर मिल गया। जी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के वर्करों ने मिलकर एकता दिखाई, हाँ। उसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मिला। ये चुनाव का मेन मुद्दा रहा। बीजेपी की तरफ से नकारात्मक प्रचार किया जा रहा था, इंडिया गठबंधन की तरफ से सकारात्मक प्रचार हुआ। इन्होंने सिवाय हिंदू मुस्लिम के, मंदिर मस्जिद के और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा कोई शब्द यूज नहीं किए। मोदी जी ने बार बार ये कहा कि मोदी मोदी मोदी, उस हम भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो वर्कर थे उन पे भी इस बात का असर गया कि हमारे जो संगठन की जो पहचान है वो संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान होती है, उसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान होती है तो उनके वर्कर भी इस बात से काफी नाराज दिखे, हतोत्साही दिखे वो, और उसका भी बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिला। ये चुनाव में बहुत सी रणनीतियां हालांकि इन्होंने बनाई है, कई बार ये कहा कि हम 400 पार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जी जी, वो तो खैर उनका 400 पार का नारा था। नहीं, वो नारा दिया, वो भी इन्होंने मनगढ़ंत इस तरह का नारा बनाया था, और वो नारा जो दिया उसका इंडिया गठबंधन ने पुरजोर जवाब दिया कि 400 पार का इनका मकसद है संविधान परिवर्तन। हाँ, ये संविधान को बदलना चाहते हैं और SC ST OBC का आरक्षण का जो अधिकार है उसको ये समाप्त करने के लिए, क्योंकि RSS का तो मूल आधार है ये आरक्षण को समाप्त करो। तो ये एक इशू जनता के बीच में भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आरक्षण का मुद्दा था उसको लेके भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने एक पुरजोर कोशिश की, जिसका आम जनता के अंदर मैसेज गया, उसका भी इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को फायदा। आफ्ताब साहब, आप तो जयपुर की बाशिंदे हैं, जयपुर में बहुत करीब से राजनीति को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। जयपुर की में हम अगर बात करें तो जयपुर में जो मंजू शर्मा ने जीत हासिल की है, काफ़ी अच्छे अंतराल से कचरियावास जी को हराया है। क्या वजह रही होगी कि जो इतना बड़ा अंतराल रहा वोटिंग का, मंजू शर्मा जीती, और मैंने ये देखा कि खाचरियावास ने कोई ख़ास एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं किया। तो क्या वजह रही ऐसी कि कांग्रेस, आपका महागठबंधन जो है, यहाँ एक अच्छा प्रत्याशी उतारने में कामयाब नहीं हुआ? देखो, जहाँ तक सवाल अच्छे प्रत्याशी का है तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी था, वो तो कांग्रेस के हाथ में था, वो चाहे जिसे टिकट दे, जिसे लड़ाया वो लड़ा। रहा सवाल एक खाचरियावास के बजाय सुनील शर्मा पहले जिन्हें टिकट दिया गया, अगर उन्हें टिकट दिया जाता और वो लड़ते तो शायद खाचरियावास से ज्यादा वो अच्छा लड़ते, क्योंकि वो जमीन में लोगों से जुड़े हैं। और मेरा ये मानना हो सकता है खाचरियावास का अपना बोर्ड उन्हें ना मिला हो। अच्छा, बिल्कुल ये कमी रह सकती है। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये है, मुस्लिम वोट तो पूरा मिला है और वो मिलना इसलिए है कि मुसलमानों को तो बीजेपी से एलर्जी नहीं है, बल्कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, कट्टरवादी, मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, मुसलमान उससे एक हिसाब से पसंद नहीं करता है। हाँ। और इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ जो वोट देता है, नीतियों से नाराज है, नीतियों से नाराज है। बाकी तो भाई मुसलमानों के लिए तो चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी बने, अखिलेश यादव बने या कोई भी बने, भाई सभी हिंदू भाई हैं, तो मुसलमान तो है नहीं। तो हमारे लिए तो सब, लेकिन मुसलमान ये देखता है कि इनमें बेहतर कौन है, जो हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, जिसके अंदर कट्टरवाद ना होए, जो बराबरी की बात करे। मुसलमान ये देखता है क्षेत्रीय पार्टियां जो उभरी है वो इसीलिए उभरी है कि वो जिन लोग उन्होंने देखा मुसलमानों के, भाई हमारे लिए यूपी में समाजवादी बेहतर है, बंगाल में ममता बनर्जी हमारे लिए बेहतर है, जो बराबरी की बात करती है, तो उसके साथ रहे। और शायद अगर बीजेपी
इस लाइन पे चलती तो कोई पता नहीं आने वाले टाइम में मुसलमान बीजेपी को भी वोट देता। तो अब रहा सवाल ये, वो खाचरियावास का जो डिसीजन रहा कांग्रेस का, मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। सही नहीं। हाँ, और रहा ये इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, तो इंडिया गठबंधन ने बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ा, और बड़ी एक बात यह है कि अपनी बात अंदर तक पहुंचाने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा जी। जैसे कि मोदी की लहर खत्म हो गई, बोली चली, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमारे हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया जी। ये नहीं कि मुसलमानों ने, हमारे देश की जनता ने नकार दिया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। उन्होंने जितने कट्टरवादी बयान दिए मोदी ने, उतने ही उनके खिलाफ वोट उनके खिलाफ पड़ा। शायद वो इतने अगर खतरनाक बयान ना देते कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और तुम्हारा आरक्षण उन्हें दे दे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और घुसपैठिए हैं, मतलब एक अजीब ओछी एक फिल्म भी बर्बादी है, एक ओछी हम दो हमारे 12 भाई, एक ओछी इतनी ओछी बातों पे आ गए कि वो तो एक बहुत बड़ा मयारी कद है प्रधानमंत्री का। एक सड़क छाप आदमी भी ऐसी बातें करने में सोचेगा कि यार ये हम पे जेब नहीं देगी, और एक प्रधानमंत्री को बात कर रहा, तो उनके इस कट्टरवादी सोच को जनता ने नकार दिया। दूसरी बात, चुनाव हुआ है कि जमीनी जो जरूरतें मुद्दे जमीनी जो मुद्दे उन मुद्दों पर चुनाव हुआ है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है हिंदुस्तान में, 10 साल में इतनी बढ़ी है कि शायद पिछले 25 साल में नहीं बढ़ी हुई इतनी तेजी से। बिल्कुल। और कच्चे तेल की कीमतें मनमोहन के टाइम में कम थी जब 70 रुपए बिक रहा था, आज कच्चे तेल की कीमतें वो उस टाइम पे ज्यादा थी मनमोहन के टाइम में। कच्चे तेल की कीमतें जब 70 में बिक रहा था, आज कच्चे तेल की कीमतें कम है, जब पेट्रोल 100 से ऊपर बिक रहा, जब गैस 400 रुपए थी आज वो 1000 रुपए है। तो जनता देख रही कि महंगाई भी बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ी। नोटबंदी जो सरकार ने की थी, मोदी सरकार ने, ये मानते हैं ये नोटबंदी बहुत बड़ा देश के अंदर एक घोटाला था जी। 2017 में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कानून बनाया कि जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाएगा वो आम जनता को पता नहीं होना चाहिए। भाई जनता से क्यों छुपा रहे थे। और 2017 और 2018 में इन्होंने नोटबंदी करी, तो वो नोटबंदी में आम जनता का वोट तो चला गया जी। वो लाइनों में लग के बेचारे परेशान हुए और वो उनके रोजी रोटी से भी चले गए, बिजनेस खत्म हो गया। और जो बड़े पूंजीवादी थे देश के, उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से मोदी ने अपने तरफ ले लिया और उन्हें उसके बदले काम दे दिया। तो उसकी आड़ में बीजेपी अरब खरबपति पार्टी बन गई चंद दिनों में, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड और नोटबंदी ये प्लानिंग के तहत की गई थी। ये बहुत बड़ा घोटाला है, अगर कभी इसकी जांच हो जाए तो। रहा सवाल ये, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी सीटें जीती है यूपी में। आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें जीती हैं, कम से कम समाजवादी पार्टी सीटें 40-45 जीतती, लेकिन ये मशीन और मशीनरी का कमाल रहा है। मशीनरी ने सीटें जितवाई है, बीजेपी को नहीं। बीजेपी जो इंडिया गठबंधन अखिलेश जी कह रहे थे 150, ये 150 से ऊपर नहीं जाते। 1.5 करोड़ वोट इनका बढ़ गया, तो ये कहाँ से बढ़ गया। वोट बढ़ गया और मशीनरी ने इनके लिए काम करा। जो अधिकारी है वो इन्हें जितवाने, चुनाव आयोग का पूरा रोल रहा इन्हें सपोर्ट करने। तो बीजेपी सही मायनों में 150 से ऊपर आगे बढ़ने वाली नहीं थी। जितनी सीटें जीती है जुगाड़ से जीती गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी। मैं आपसे, आप एक विश्लेषक भी हैं और राजनीति पे कई बार आपके बहुत अच्छे आंकड़े फिट बैठते हैं। बहुत अच्छा महागठबंधन ने अपना हुनर दिखाया है और बड़ी अच्छी बहुमत से समझ लो जीत भी, मैं तो उसको जीत ही कहूँगा कि जीत हासिल की है। जहाँ 0 पे जा रहे थे वहाँ आज इतनी ताकतवर बन के उभरे हैं। लेकिन बसंत जी, बीजेपी ने कहीं कहीं आपके महागठबंधन का बिल्कुल सफाया कर दिया। फॉर एग्जांपल आप तो ले लीजिए कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल साफ कर दिया, उत्तराखंड में बिल्कुल साफ कर दिया, एमपी में बिल्कुल साफ कर दिया। तो इसकी खास क्या वजह रही? यहाँ महागठबंधन क्या पहुँच नहीं पाया, यहाँ अपनी बात वहाँ की जनता तक पहुँचा नहीं पाया? क्या वजह रही कि इन 3-4 जगहों पर जो है बिल्कुल बीजेपी ने महागठबंधन को साफ कर दिया, एक भी सीट नहीं लाने दी? क्या वजह रही?
हाँ, मैं आपका जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कह दूं मैं कोई विश्लेषक वो नहीं हूँ। कई बार अपन आपस में आप लोग चर्चा करते रहते हैं। नहीं, फिर भी आपके जो आंकड़े हैं, जो आप जिस तरीके से बताते हैं, उससे लगता है कि आपको वाकई में राजनीति में उतनी नॉलेज है कि जितनी एक विश्लेषक होनी चाहिए। कभी बैठ जाता, कभी नहीं बैठता, सबका नहीं। जैसे अभी आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश जी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यहाँ बेशक भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी उन उम्मीदों के अनुसार उनके प्रत्याशियों की जीत हुई है। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा, देखिए आपको मैं फिर कहूँगा और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ दोनों के साथ कहना चाहता हूँ कि जो धरातल पर संघर्ष करने का काम करता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता धरातल पर संघर्ष करने का काम करता है, जिसे हम तीसरी फोर्स कहते हैं, वो लोग करने का काम करते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना धरातल पर संघर्ष करने का काम करता नहीं है, आपको मानना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल 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 सही। वो इतना काम करता नहीं है। और कुछ कांग्रेस के मिजाज में अभी भी ठीक है, उनके मिजाज में जो बहुत से उनके लहजे में उनकी कार्यशैली में बदलाव आया है थोड़ा, और उन्होंने लोगों को समझने, विपक्ष को भी जो विपक्ष समझना तो, लेकिन उनकी जो मानसिकता है कि वो स्वाभाविक इस देश के शासक हैं। कई बार उनके भाषणों में, उनके बयानों में भी ये आता है, और उनके नेता चाहे राहुल गांधी अब ना कहें, सोनिया गांधी है वो ना कहें, लेकिन उनके जो प्रवक्ता वगैरह कई बार उनके आप बयान सुनो तो इस प्रकार के आते हैं जैसे मान लीजिए वो कोई गठबंधन के बहुत मतलब स्वाभाविक वो बहुत बड़े सर्वा तो। लेकिन क्या होता है इन चीजों के लिए, अगर आपको एक बहुत बड़ी फोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी नाइतफाकी है, और हमारी पहली और अंतिम ख्वाहिश अगर पूछी जाए, इस देश के हित में पूछी जाए, इंसानियत के हित में पूछी जाए, तो हमारा यही मानना रहेगा, हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और ऐसे तमाम संगठन, राजनीतिक दल जो नफरत फैलाने का काम करते हैं और इंसानियत को खत्म करने का काम करते हैं एक तरीके से, उन लोगों का खात्मा होना जरूरी है। तो लेकिन है वो ठीक है, हमारी ख्वाहिश है ये, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके साथ एक बहुत बड़ी फोर्स है। जो आरएसएस जो कहने को अवश्य ये कहती है कि वो गैर राजनीतिक है, लेकिन उसका काम पूरी तरह राजनीतिक काम रहता है और वो राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी की से। तो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर कांग्रेस का ये फर्ज बनता था कि वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई संगठन नहीं होंगे, तीसरे विकल्प नहीं होंगे या नहीं होंगे, या ऐसे जन आंदोलन से जुड़े लोग नहीं है, उनको लेकर वो संघर्ष करती, बात करती। मध्य प्रदेश की तो मैं कह ही सकता हूँ कि अगर वहाँ समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा जनाधार है, अगर वहाँ उनको मिलकर काम करती तो बेशक जो ये परिणाम थे उससे तो बेहतर परिणाम आते, ये तो मैं इतना कहने का काम कर सकता हूँ। तो ये जिम्मेदारी इस देश में, अगर कांग्रेस वाकई बड़ा बनना चाहती है तो उसको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा, उदार दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बनने के लिए बड़ा दिल होना पड़ता है। छोटी बातों से बड़ा व्यक्ति बन नहीं सकता, बड़ा संगठन बन नहीं सकता, चाहे वो परिवार हो, चाहे संगठन हो, चाहे देश हो, बड़ा दिल रखना जरूरी है। तभी सभी को साथ लेकर तभी ये अपेक्षित परिणाम आते। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अभी हिमाचल प्रदेश में पिछली बार शिमला से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक आए थे और बहुत संघर्षशील वो विधायक है, तो उनको साथ लेके अगर वो उनकी नियत होती तो वो शायद इसके परिणाम और बेहतर होते हैं इन राज्यों में। ठीक है कि वहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विकल्प, सशक्त विकल्प है नहीं, लेकिन वो विकल्प बनाने की जिम्मेदारी, अगुवाई करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, जिसमें वो पूरी तरह से फेल रही है। विनोद साहब 2 मिनट में, क्योंकि गर्मी बहुत है, और 2 मिनट में बताएं जो अभी मैंने आपसे सवाल किया कि आपका गठबंधन इन राज्यों में बिल्कुल साफ क्यों हो गया। देखिए इसमें भाई ये थोड़ा सा पास ले ले ताकि आवाज आए। इसका एक मेन कारण ये है जी कि जो कांग्रेस वहाँ पे अकेली बड़ी पार्टी है जी, और कांग्रेस अकेली जिन जिन राज्यों में संघर्ष कर रही है जी, जिसमें चुनाव लड़ रही है जी, वहाँ पे आपने देखा होगा रिजल्ट अच्छे नहीं आए जी, कहीं भी हो चाहे। जहाँ बीजेपी के और कांग्रेस का आमना सामना हुआ वहाँ परिणाम
दोनों 14 के भी, 19 के भी और हाँ। 24 में भी विपरीत कोई हुए। बहुत बढ़िया परिणाम नहीं आया है। हाँ। पिछली बार से थोड़ा सा सुधार हुआ है, जी लेकिन कांग्रेस के अंदर वहाँ पे जो आपसी संघर्ष था, जी चाहे वो जीतू पटवारी का, कमलनाथ का हो, जी दिग्विजय सिंह जी का हो, जी। जो इनका आपसी संघर्ष था वो उस कांग्रेस के संगठन को वहाँ पे मजबूत नहीं कर पाया। दूसरे संगठन जो साथ थे, जो थर्ड फोर्स में जो भी ताकतें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे दूसरे जो भी जी। पार्टियां थी, उनको कांग्रेस ने उन प्रदेशों में, हालांकि समाजवादी पार्टी को एक सीट दी थी, जी लेकिन वहां पे उनका पर्चा खारिज कराने के बाद कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई, जैसे यूपी में हुआ कि कंबाइंड कोई वहां पे नीति बनती जी। जिससे वहाँ ज्वाइंट प्रचार प्रसार होता, हाँ। तो वो मजबूत होते। बिल्कुल ये इस तरह का जैसे ज्वाइंट अगर कांग्रेस चला लेती जी और इंडिया गठबंधन का अगर कोई प्रोग्राम जाता जी। तो शायद परिस्थितियां बदल सकती थी, जी लेकिन फिर भी अच्छा हुआ है जी जो भी रिजल्ट आया। आगे आने वाले समय में विधानसभा के अभी 2-3 जगह चुनाव होंगे, उनमें शायद बीजेपी को इस बात का एहसास हो जाएगा जी। कि देश में तानाशाही नहीं चल सकती, बिल्कुल तानाशाही का नियंत्रण करने के लिए जनता तैयार है और वो आने वाले समय में निश्चित रूप से करेगी। भारत में अतिवाद ना चला है ना चलेगा। आफ्ताब भाई, इसी सवाल को मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं कि इन राज्यों में बीजेपी ने महागठबंधन को बिल्कुल कहीं पे अड़ने नहीं दिया और कोई एक भी सीट नहीं लाने दी, क्या क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो एक उतार चढ़ाव राजनीति में चलता है जी। अभी जैसे यूपी में बीजेपी किस पोजीशन पे थी जी जब सारे जितने भी चर्चा चल रही थी, चैनलों में वो ये चल रही थी, साहब को 80 सीटें करीब करीब पहुंच जाएंगे, 75 ले जाएंगे, 76, लेकिन ये एक हवा और टाइम होता है। जी तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, अलग थी वहाँ की, ठीक है, वहाँ जो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन ने और समाजवादी सब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी सीटें जीती और उस हाल में जीती जबकि उन्हें हर तरह से ईडी, सीबीआई, दुनिया को उनके पीछे वो लगा दिए गई। मेरे हिसाब से कनपट्टी पे बंदूक कहना चाहिए। हाँ। इस ये पोजीशन में जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक बोले ऐसा पहुंचना- कर नहीं तो हाँ, तो ये कम नहीं है, जैसे ईडी, सीबीआई दुनिया का लगने के बाद भी, बिल्कुल। और कांग्रेस के खाते जो है वो सीज कर सीज कर दिए, हाँ और जैसे केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जी। एक मतलब कोई इन्होंने जतन नहीं छोड़ा बीजेपी। शाम दाम दंड भेद हाँ, सब अपना लिए कैसे उन्होंने। जीते। उसके बाद भी हारे तो ये इस बधाई के अगर कोई हकदार है जी। वो इस देश की जनता है, हाँ। जो एकता पे भरोसा रखती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे भरोसा रखती है। हमारे देश की जनता बख्तियां तो भले ही बैठ जाए, हाँ। लेकिन हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये कट्टरवाद का कहीं कोई मसला है नहीं, हाँ। और जनता नकार देती है। जी जी थोड़े दिन इनके बहकावे में आ गए, लेकिन आज सब कुछ नकार दिया। जी। सिर्फ उन्होंने रोजी रोटी की बात करी, उन्होंने क्या कोई राम मंदिर हमें कोई वो नहीं दे देगा। राम मंदिर ने खुद नकार दिया। राम मंदिर ने नकार दिया। अयोध्या- धारा 370 हाँ। वो ये कह रहे हैं हमें नहीं, अयोध्या सीट हार गए। अयोध्या सीट हार गए। जहाँ राम मंदिर बनाया वो सीट हार धारा गए। 370 की इन्होंने दवाई दी, साहब उससे कोई लोगों को रोटी नहीं मिल रही, पेट नहीं भर रहा, जी या 3 तलाक, ये दुनिया भर की ये वो चीजें लाए हैं जो जनता के ना रोजगार से जुड़ी है, ना किसी की रोजी रोटी जुड़ी। उन चीजों को लेकर बहका रहे थे पब्लिक को। पब्लिक अब इनमें आने वाली नहीं है, और आने वाला टाइम बीजेपी का दिन पे दिन अब बुरा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आज के हमारे इस चुनाव चर्चा में बसंत हरियाणा जी समाजसेवी मौजूद थे, और समाजवादी पार्टी से राजस्थान के प्रदेश महासचिव विनोद यादव साहब यहाँ मौजूद हैं, और आफ्ताब खान साहब प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये मौजूदा स्थिति। इनसे चुनाव के बारे में चर्चा हुई और बीजेपी के बारे में, महागठबंधन के बारे में इन्होंने अपना क्या वहाँ जो कामयाबी का परचम लहराया, उन सब के बारे में बात हुई। हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चुनाव चर्चा में यदि आपको कोई सुझाव देना है या आपके मन में कोई बात है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं।